हाँ जी। देखो अपन अब बेसिकली टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, समझना क्या कह रहा है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2024। एज पर द पार्टनरशिप डीड, ईच ऑफ द पार्टनर्स विल बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। पार्टनर्स को जो है 2000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा, 1 अगस्त 2024, फर्स्ट ऑफ अगस्त 2024 को दे एग्जीक्यूटेड अ सप्लीमेंट्री डीड बाय विच दे इंक्रीज द रेमुनरेशन टू 3000 ईच। मतलब इन लोगों ने क्या करा एक और डीड एग्जीक्यूट करी और उस डीड में ये कहा कि भाई जो सैलरी है ना वो 2000 से कितनी हो जाएगी, 2000 से हो जाएगी 3000 रुपीज पर मंथ। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करी, जो पार्टनरशिप डीड में जो सैलरी थी उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर लिया। तो सीधी सी बात ये है कि हम एक चीज बताएंगे, किसको, फर्म को बताएंगे कि भाई अगर आपको जो है क्या करना है, अपना रेमुनेशन इंक्रीज करना है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बेसिकली अप्रैल से लेके अगस्त तक तो 2000 पर मंथ ही एलिजिबल होगा। अप्रैल से लेके अगस्त तक तो 2000 पर मंथ ही क्या दिया जाएगा, डिडक्शन दिया जाएगा। अगस्त के बाद मार्च तक आप क्या कर सकते हो, 3000 पर मंथ कर सकते हो। तो बेसिकली हम इनको ये कहेंगे कि जो सप्लीमेंट्री डीड है ना, ये वैलिड नहीं है, कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने भी वही कहा कि भाई हेंस फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई पार्टनर्स को जो है क्या मिलेगा, पार्टनर्स को जो 2000 पर मंथ की जो है सैलरी अलाउ करी जाएगी। उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो, 3000 पर मंथ सिर्फ सैलरी पे कर सकते हो, आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन क्या दे रखा है। एक फर्म है कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स HING carried on the business of purchase and sale of television sets in wholesale and manufacture and sale of pens under a partnership deed executed on 1 अप्रैल 2013। तो बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं HIG। अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है, HIG वर पार्टनर्स इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप जो है क्या करो, टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम निकालनी है फर्म की फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अब देखो क्या दे रखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी अमाउंटिंग टू 1,25,000 ईच टू HNG, जो क्या है वर्किंग पार्टनर्स हैं। तो टोटल कितनी सैलरी हो गई, ये टोटल सैलरी हो गई 2.5 लाख। टोटल सैलरी कितनी मिल रही है, 2.5 लाख की मिल रही है, किसको, H और G को। अब देखो क्या दे रखा है, अ न्यू डीड ऑफ पार्टनरशिप वॉज एग्जीक्यूटेड। इन लोगों ने क्या करा, एक नई पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करी 1 अक्टूबर 2024 को, which apart from providing for the payment of salary to the two working partners as mentioned in the deed of partnership executed on 1 April 2013, for the first time provided for the payment of simple interest at the rate of 12% per annum, 12% per annum on the balances standing to the credit of the capital accounts of the partner as on 1 April 2024। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने क्या करा, हमने जो है 1 अक्टूबर 2024 को एक पार्टनरशिप डीड में क्या करा, एक पार्टनरशिप डीड बनाई नई, और उसके अंदर हमने ये कहा कि भाई पार्टनर्स को जो है क्या मिलेगा, पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना, वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल से मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फर्म को इंटरेस्ट अलाउ होगा तो कब से अलाउ होगा, 1 अक्टूबर से लेके मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक अलाउ होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली आप जो है पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। अच्छा, फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। ये क्या कहना चाह रहे हैं, फर्म जो है डिसॉल्व हो गई है। कब डिसॉल्व हो गई है, करंट ईयर में 31/3/2025 में फर्म डिसॉल्व हो गई है। एंड द कैपिटल एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑन 20 अप्रैल 2025। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन्स करते समय कि भाई दो चीज़ें होती है, एक होता है सेक्शन 9B और एक होता है सेक्शन 45(4)। देखो ये रहा सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4)। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या लगता है, डिसोल्यूशन के टाइम पे सेक्शन 9B लगता है। और 9B मुझे क्या बोलता है, 9B मुझे ये बताता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, अगर आपने क्या करा है, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है ऑन डिसोल्यूशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स लगेंगे। लेकिन फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स कब लगेंगे, देखो क्या दे रखा है, फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स कब लगेंगे, बेसिकली इन द ईयर ऑफ रिसिट बाय द पार्टनर मेंबर। फर्म ने क्या करा है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिसोल्यूशन पे, किसको, पार्टनर्स को। तो फर्म को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कौन से ईयर में देना पड़ेगा, जिस साल पार्टनर ने उसको क्या करा है, रिसीव करा है। अब मेरे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, मेरे क्वेश्चन में मुझे ये बता रखा है कि भाई फर्म डिसॉल्व हो गई थी और कैपिटल एसेट्स फर्म ने क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। कब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, 20 अप्रैल 2025, मतलब अगले साल। अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, जो 31/3/25 को खत्म हो जाता है। अगले साल मैंने क्या करा है, अगले साल जो है बेसिकली मैंने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो ये जो सेक्शन 9B का कैपिटल गेन्स है ना फर्म के हाथ में अगले साल लगेगा। और क्योंकि मुझे टोटल इनकम करंट प्रीवियस ईयर की निकालनी है, 2024-25 की निकालनी है, तो 9B का कोई इफेक्ट अपन लेंगे नहीं। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स। तो 2.5 लाख की जो सैलरी थी ऊपर, एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कितना, 1.5 लाख है। तो देखो मैंने 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट ले लिया, इस 1.5 लाख में 2.5 लाख की सैलरी को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। 1.5 लाख में मैंने 2.5 लाख की सैलरी को ऐड कर दिया, क्योंकि जो मैं बुक प्रॉफिट निकालूंगा, बुक प्रॉफिट के बाद चेक करूंगा कि भाई सैलरी कितनी अलाउेबल होनी चाहिए। आगे देखो क्या दे रखा है, interest amounting to 1 lakh paid to the partners on the balances standing to the credit of their capital accounts from
1 अप्रैल से लेके मार्च, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई आपको इंटरेस्ट अलाउ कब से कब तक करा जाएगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो बेसिकली 6 महीने का आपको अलाउ किया जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो इस 1 लाख में से, इस 1 लाख का आधा बोले तो 6 महीने का अपन डिसअलाउ कर देंगे, तो 50,000 मुझे एड बैक करना पड़ेगा। तो मैंने 50,000 एड बैक कर दिया। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, फिर आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 50,000 है। भाई सीधी सी बात ये है कि जो अपना पार्टनरशिप डीड थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अलाउ था, करंट अकाउंट की हमने बात करी नहीं। तो ये जो करंट अकाउंट पे आपने इंटरेस्ट पे करा है फर्म ने, किसको, पार्टनर्स को, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो 50,000 पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, 50,000 पूरा का पूरा क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 20,000 पेड टू द एचयूएफ ऑफ पार्टनर एच। ठीक है ना, तो अपन ने क्या करा है, पार्टनर एच की एचयूएफ को पे करा है, पार्टनर एच की एचयूएफ को पे करा है एट द रेट ऑफ 18%। भाई अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हो तो 12% रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये पार्टनर की एचयूएफ है, ये क्या है, पार्टनर की एचयूएफ है। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है अलाउ कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट है अलाउ कर दिया जाएगा, ये 12% के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने इंटरेस्ट पार्टनर को पे नहीं करा है, पार्टनर की इंडिपेंडेंट एचयूएफ को पे करा है। आगे देखो क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ 25,000 टुवर्ड्स द परचेज ऑफ टेलीविजन सेट्स मेड बाय द क्रॉस चेक। बोले तो 25,000 का पेमेंट आपने जो है कैश में कर दिया, 25,000 पूरा पूरा डिसला होगा 43 में, तो 25,000 पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, ये 25,000 ऐड हो गया। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, 30,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर अचीविंग टारगेट्स। तो बेसिकली आपको जो है परक्यूजिट मिला है, बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट मिला है, आपने पीएल में क्रेडिट कर रखा है, पीएल में क्रेडिट कर रखा है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 15,000 ऑन द मोटर कार बॉट एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है ना, लेकिन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, पार्टनर के नाम पे रजिस्टर्ड है। भाई रजिस्टर्ड पार्टनर के नाम पे, लेकिन यूज कौन कर रहा है, यूज जो है बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए हो रही है, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 37,500 एक न्यू मशीनरी बॉट एंड इंस्टॉल्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेन्स ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। 5 लाख पे आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो ले लिया, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने का मिलेगा, 20% का मिलता है, लेकिन क्योंकि करंट ईयर में इसको अपन ने 180 दिन से कम यूज करा है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% का मिलेगा। तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो बेसिकली 50,000 का आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, 50,000 का आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया, 50,000 डन। आगे देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 25,000 रिसीव फ्रॉम द बैंक ऑन एफडी मेड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स। तो बेसिकली आपको जो है इंटरेस्ट मिला है, आपको जो है इंटरेस्ट मिला है एफडी पे, कहाँ पे जाएगा, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा। तो 25,000 मैंने क्या करा, लेस करा, 25,000 बेसिकली मैंने लेस करा, और आईएफओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा। देखो ये रहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने क्या करा, टैक्सेबल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बुक में वैल्यू कर रखा है 60,000 पे, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बुक में वैल्यू कर रखा है 60,000 पे। लेकिन क्योंकि मैं डिसॉल्व होने वाला हूँ, क्योंकि मेरी फर्म क्या होने वाली, डिसॉल्व होने वाली है, तो मैंने पीजीपी चैप्टर में बताया था कि भाई जब आप क्या करते हो, इन्वेंट्री का वैल्यूशन करते हो, और अगर आप डिसॉल्व होने वाले हो तो उस केस में आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे वैल्यू करना पड़ेगा। तो मेरी एनआरवी कितनी है, मेरी एनआरवी है 65,000। तो बेसिकली 5,000 से जो है मेरा क्या होगा, पीएनएल इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, बुक्स में 60,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री बुक कर रखी है। तो 5,000 से मैंने क्या करा, अपनी प्रॉफिट को बढ़ा लिया, 5,000 से जो है मैंने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया। आगे देखो क्या दे रखा है, आपके जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने के, 50,000 के, तो बुक प्रॉफिट निकालते समय ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करता। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन 20/4/2025, मतलब जब मैंने कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, कॉस्ट एग्रीगेशन इतनी है। मैंने आपको बताया था ये जो कैप गेन्स है सेक्शन 9 वाला अगले साल लगेगा, तो करंट ईयर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इरेलेवेंट है। अब देखो 1.5 लाख में मैंने क्या करा, सारे एडजस्टमेंट्स करे, 1.5 लाख में आपने जो है सारे एडजस्टमेंट्स करे, तो आपका क्या निकल के आया, आपका जो है बेसिकली बुक प्रॉफिट निकल के आया कितना, आपको जो है बेसिकली बुक प्रॉफिट निकल के आया 4,55,000। तो अपन ने क्या करा, एक 1.5 लाख में ये सारे आइटम्स ऐड करे, कितना होता है 380, कितना हो गया ये 530 हो गया, 530 में मैंने 50,000 लेस करा तो कितना हो गया 480 हो गया, 480 में से मैंने 25,000 लेस करा तो कितना आ गया 4,55,000, 4,55,000 आपके बुक प्रॉफिट हो गए, 4,55,000 आपके बुक प्रॉफिट हो गए। इसमें मैं क्या करूंगा, इस पे जो है बेसिकली आप अलाउेबल रेमुनेशन निकालोगे, तो अपन ना अमेंडेड प्रोविजन के अकॉर्डिंग पहले 6 लाख तक 90%, तो 4,55,000 का 90% कितना होता है, 4,55,000 का 90% होता है 4,09,500। तो बेसिकली आप 4,09,500 की सैलरी पे कर सकते हो। आपने एक्चुअल में कितनी पे करी है, आपने एक्चुअल में पे करी है 2.5 लाख की, तो अलाउ कितनी होगी, विचर इज लोअर, 2.5 लाख की अलाउ कर दी जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है, 4,55,000 में से 2.5 लाख की सैलरी अलाउ कर दी गई, तो कितना बचा आपका, आपकी जो है टोटल इनकम कितनी निकल के आई 2,05,000 की। इसमें से मैं लॉसेस को सेट ऑफ कर लूंगा, ब्रॉड फॉर लॉसेस 50,000 के सेट ऑफ हो जाएंगे, 50,000 के ब्रॉड फॉर लॉसेस मैंने क्या करे, सेट ऑफ कर लिए, तो मेरी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी निकल गई 1,55,000, 1,55,000 प्लस 25,000 कितना हो गया, आपकी टोटल इनकम आ गई 1,80,000 की। ठीक है ना, तो आपकी बुक्स में, अगर आपकी बुक्स में जो है ये कैलकुलेशन अमेंड नहीं हो रखी तो इस कैलकुलेशन को अमेंड कर लेना, ठीक है ना, इसको काट देना, ये ओल्ड प्रोविजन से हो रखा है, आप क्या करना है, इसको न्यू प्रोविजन से कर लेना। 4,55,000 का 90%, 4,09,500 और विच एवर इज लोअर,
तो बेसिकली अलाउेबल रेम्युनरेशन और एक्चुअली पेड व्हिचएवर इज लोअर का जो है आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा। इजी था क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन बहुत आसान था, राइट। तो बेसिकली अगर आपको जो है माइन्यूट प्रोविजंस की क्या है नॉलेज है, तो सारे क्वेश्चंस अपने जो डीटी में है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। विजय एजेंसीज अ पार्टनरशिप फर्म constituted by 3 partners with equal shares was dissolved on 1st of March 2024 after a search। एक सर्च के बाद जो है फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। अब देखो कितनी है, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म आउटस्टैंडिंग टू बी पेड वाज डिटरमाइंड टू बी 15 लाख। तो बेसिकली फर्म को कितना टैक्स पे करना है, 15 लाख पे करना है। आउट ऑफ द 3 पार्टनर्स वन वाज डिक्लेयर्ड ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन 18/3/2025। तो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर क्या हो गया, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर जो है बेसिकली क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया। द एओ द असेसिंग ऑफिसर फॉर रिकवरिंग द डिमांड, अच्छा असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड को रिकवर करने के लिए क्या करा, अटैच द बैंक अकाउंट्स ऑफ द अदर 2 पार्टनर्स। तो एक पार्टनर तो दिवाली हो गया, उसका कुछ बचा नहीं, बाकी की 2 पार्टनर्स के हमने क्या करे, बैंक अकाउंट जो है सीज कर लिए, रिकवर कर लिए, डिमांड कर लिए, क्या करे, अटैच कर लिए। एंड हमने जो बैंक अकाउंट सीज करे थे उनमें से जो है 6 लाख हमने रिकवर करा फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन सच पार्टनर। अब देखो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम टू पे आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो बेसिकली सीधी सी बात ये कि जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो जो भी डिसोल्यूशन के समय पे पार्टनर था वो लाइबल होगा टू पे द डिमांड ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। देखो पढ़ो उसको, थियोरेटिकल है, काम का नहीं वैसे, लेकिन पढ़ लो आप। एवरी पर्सन हु वॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनर था shall be jointly and severally liable for the payment of tax, interest and penalty and all other provisions of this act relating to assessment of such tax and imposition of such penalty shall apply। तो बेसिकली डिसोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर्स थे तीनों को मिलके क्या करना पड़ेगा, तीनों को मिलके जो है डिमांड पे करनी पड़ेगी, तीनों को मिलके क्या करनी पड़ेगी, डिमांड पे करनी पड़ेगी। अच्छा अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर द एक्शन ऑफ द एओ टू अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स टू रिकवर द टैक्स डिमांड ऑफ द डिसॉल्व फर्म इज जस्टिफाइड। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पहले क्वेश्चन का अपन आंसर करते हैं कि भाई लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, तीनों की लायबिलिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे कि भाई तीनों की इक्वल लायबिलिटी होगी, तीनों की क्या होगी, इक्वल लायबिलिटी होगी। द 3 पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 15 लाख। तो हम ये कहेंगे कि भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर्स था उसको क्या करना पड़ेगा, साथ में मिलकर 15 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, 15 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी दो क्या करेंगे, बाकी जो है दोनों मिलकर पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली एओ का जो एक्शन है टू अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ दोनों पार्टनर्स एंड टू रिकवर 6 लाख फ्रॉम वन ऑफ देम वाज वैलिड। तो सीधी सी बात ये है, अपन को क्या बताना है कि भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर्स थे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है मिलकर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा जो भी डिमांड है। अगर एक पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है, एक पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो बैलेंस पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो मिलकर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। देयरफॉर क्योंकि एक पार्टनर तो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, एक पार्टनर तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एक पार्टनर तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो अपन ने क्या करा, बाकी दो पार्टनर के बैंक अकाउंट अटैच करके क्या करा, 6 लाख रुपए एक के अकाउंट से रिकवर कर लिए। तो एक्शन ऑफ एओ एकदम क्या है, जस्टिफाइड है। तो थ्योरेटिकली काम का नहीं है, बट ठीक है, इसको पढ़ के जाना, इसको जो है पढ़ के जाना। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन के टाइम पे तीनों पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है। तो जॉइंटली एंड सेवरली मतलब तीनों मिलकर पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, उससे पहले अपन आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, तो जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 4 करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, मैसर सुहास एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, इट हैज फाइल्ड ऑल इट्स रिटर्न प्रॉम्प्टली अप टू द प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 तक इसने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर रखी है। द फर्म सफर्ड लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर, द फर्म सफर्ड लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू मार्केट कंडीशंस एंड सम ऑफ इट्स मेजर डेटर्स डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। मतलब 21-22 के बाद लॉसेज पे लॉसेज होते रहे, डेटर्स ने पेमेंट करानी। इट वाज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स ऑन 17th of September 2023 when the scrutiny assessment for the previous year 21-22 was in process that the business of the firm should be discontinued and a notice of discontinuance of business was given to the AO on 12th of December 2023। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने मिलकर डिसाइड करा 17th of September 2023 को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन इन लोगों ने क्या करा, जिस दिन इन लोगों ने नोटिस इशू करा किसको, एओ को, कि भाई हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, उस दिन जो है स्क्रूटनी असेसमेंट मतलब 143 सबसेक्शन 3 जो है इनका कंटिन्यू चल रहा था। क्या था, प्रोसेस में था, प्रोग्रेस में था। अब देखो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इन दीज सर्कमस्टेंसेज यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द फर्म। तो अपन मोटा मोटा क्या कहेंगे, अपन मोटा मोटा ये कहेंगे कि भाई देखो आपका जो है स्क्रूटनी असेसमेंट तो क्या था, प्रोग्रेस में था, लेकिन आपने क्या करा, अपना बिजनेस इस तारीख से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर 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 आपका जो है स्क्रूटनी असेसमेंट पेंडिंग है ना, अगर आपका कोई असेसमेंट पेंडिंग है और अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो हम ये मानेंगे कि भाई आपने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं करा है। और जो भी पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी क्या होगी, उनकी लायबिलिटी ये होगी कि भाई जो डिमांड निकल के आती है वो उनको पे करनी पड़ेगी। देखो क्या दे रखा है,
द एओ इज रिक्वायर्ड टू मेक द असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एज इफ नो सच डिसकंटिन्यूअस हैज टेकन प्लेस। भाई एओ क्या करेगा, रेगुलर असेसमेंट तो कंप्लीट करेगा ही, भले ही आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। अकॉर्डिंगली ऑल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लवाई ऑफ पेनल्टी या फिर अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वुड अप्लाई। तो देखो क्या दे रखा है, इफ द एओ इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म वाज गिल्टी ऑफ एनी एक्ट फॉर विच द पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर दैट ही मे डायरेक्ट द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। ये देखो क्या दे रखा है, every person who was a partner at the time of discontinuance would be jointly and severally liable for the amount of tax interest penalty payable. The provisions of income tax act would apply to any such assessment or imposition of penalty or any other sum. तो मोटा मोटा ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने जो है 17th ऑफ सितंबर को अपना बिजनेस तो बंद कर दिया, लेकिन आपका जो है स्क्रूटनी असेसमेंट पेंडिंग था ना, तो एओ क्या करेगा, इस स्क्रूटनी असेसमेंट को कंप्लीट करेगा, ये मानते हुए कि भाई अभी भी बिजनेस कंटिन्यू है, वो क्या करेगा, टैक्स डिमांड निकालेगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड निकालेगा, और जो भी पार्टनर डिसकंटिन्यूअस के टाइम पे, जो भी पर्सन डिसकंटिन्यूअस के टाइम पे पार्टनर था, उसको क्या करना पड़ेगा, जॉइंटली एंड सेवरली मिलके इस लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, इस डिमांड को पे करना पड़ेगा। तो देखो वही दे रखा है, इन दिस केस क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हैज टेकन प्लेस आफ्टर द स्क्रूटनी असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 हैज कमेंस्ड, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट चालू होने के बाद आप क्या कर लिया, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। द प्रोसीडिंग्स में भी कंटिन्यू, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट चलता रहेगा against the persons who were the partners of the firm at the time of discontinuance from the stage at which these proceedings stood at the time of discontinuance। मतलब मोटा मोटा यही बात है कि भाई आपने अपना बिजनेस भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन एओ क्या करेगा, इस असेसमेंट को कंप्लीट करेगा, ये मानते हुए कि बिजनेस कंटिन्यू है, एंड जो भी पर्सन डिसकंटिन्यूअस के टाइम पे पार्टनर था, उसको क्या करना पड़ेगा, जॉइंटली एंड सेवरली मिलकर जो है जो डिमांड निकल के आती है उसको पे करना पड़ेगा। लॉजिक की बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एच यू एफ ऑफ जेड, क्या बोल रहा है ये, एक्स वाई एंड एच यू एफ ऑफ जेड, जेड पार्टनर नहीं है, एच यू एफ पार्टनर है, ठीक है ना। तो बेसिकली एच यू एफ की पार्टनर है, तो एक्स वाई एंड एच यू एफ ऑफ जेड, मतलब बेसिकली जेड जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, जेड जो है क्या है, जेड की जो एच यू एफ है, जेड की जो एच यू एफ है वो क्या है, पार्टनर है। आर पार्टनर्स विद द इक्वल शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। फर्म का नाम दे रखा है एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सीरियल्स एंड टेलीफिल्म्स। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, द अर्लियर पार्टनरशिप डीड डिड नॉट ऑथराइज द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स, ठीक है ना। तो पहली पार्टनरशिप डीड में रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई थी। द पार्टनरशिप डीड वाज रिवाइज्ड बाय द पार्टनर्स ऑन 1 जून 2024। 1 जून 2024 को इन्हें क्या करा, पार्टनरशिप को रिवाइज करा, टू ऑथराइज द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ 1 लाख पर मंथ टू ईच वर्किंग पार्टनर, कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है ईच वर्किंग पार्टनर को 1 लाख पर मंथ की जो है सैलरी पे करेंगे, एंड सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे 15% पर एनम ऑन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। XYZ and actively associated, XYZ and are actively associated with the affairs of the firm। आगे देखो क्या दे रखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 25 शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 10 लाख का, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 10 लाख का। आगे बढ़ो, मुझे बोल रहा है कि भाई टोटल इनकम निकालो फर्म की, टोटल इनकम निकालो फर्म की। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 5 लाख वाज 5 लाख ईच है, देखो 5 लाख ईच है, तो कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो 15 लाख का इंटरेस्ट पे करा गया है, 15 लाख का इंटरेस्ट पे करा गया है टू द पार्टनर्स ऑन द बैलेंस स्टैंडिंग टू देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जून से लेके 31 मार्च। तो जिस दिन आपने क्या करा, पार्टनरशिप डीड कमेंट करा, उस दिन से लेके मार्च तक आपका जो है इंटरेस्ट कितना है, 5 लाख ईच है, टोटल कितना हो गया, 15 लाख हो गया। लेकिन जो 15 लाख है 15% के बराबर है, इसलिए मैक्सिमम अलाउ कितना होता है, 12% अलाउ होता है। देयरफॉर क्या होगा, 15 लाख डिवाइड बाई 15% इंटू 3% क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो कितना डिसअलाउ हो गया आपका, ये बेसिकली आपका 3 लाख का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ कर दिया गया, क्योंकि ये 12% के एक्सेस में है। अच्छा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग द पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कितना है, 30 लाख है। तो रेम्युनरेशन को अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, रेम्युनरेशन को अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन रेम्युनरेशन अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 लाख पेड टू जेड ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब सुनो, पार्टनर कौन है, पार्टनर जो है एचयूएफ है, तो एक्स वाई एंड एचयूएफ पार्टनर थे, एक्स वाई एंड एचयूएफ पार्टनर थे, जेड ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करा है, लोन पे करा है। तो क्या जेड पार्टनर है, जेड पार्टनर नहीं है। तो अगर फर्म ने क्या करा है, जेड को कोई इंटरेस्ट पे करा है, तो वो जो है 12% के दायरे में नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 लाख पेड टू द जेड ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एट 16% पर एनम। तो बेसिकली क्या है, ये जो इंटरेस्ट डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। अब रॉयल्टी ऑफ 5 लाख पेड टू द एक पार्टनर एक्स, तो आपने क्या करा है, पार्टनर एक्स को रॉयल्टी पे करी है, हु इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर। पार्टनर कौन है, पार्टनर आपका एक्स है ना, देखो ये रहा। तो एक्स को जो है आपने क्या करा है, रेम्युनरेशन पे करी है, रेम्युनरेशन का नाम दिखा दिया रॉयल्टी। तो एक्स को जो है आपने रेम्युनरेशन पे करी है, उसका नाम दिखा दिया रॉयल्टी। कितने की पे करी है, 5 लाख की पे करी है। तो रॉयल्टी ऑफ 5 लाख पेड टू पार्टनर एक्स हु इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूज ऑफ हिज स्क्रिप्ट्स एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द फर्म एंड एक्स, द सेम इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। तो अगर आप रेम्युनरेशन पे करते हो किसी भी नाम से, उसको अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन एड बैक कर देंगे। उसको क्या करूंगा मैं, एड बैक कर दूंगा। तो जो है आप एड बैक कर दोगे, बाकी बाद में बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय अपन ये निकालेंगे कि भाई आपका जो है रेम्युनरेशन कितना अलाउ होना चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है,
एन अमाउंट ऑफ 5 लाख प्रोवाइडेड इन द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2025 एज लाइबिलिटी फॉर रेमिनेशन टू श्रेया अ नॉन रेसिडेंट। बेसिकली आपने 5 लाख का पेमेंट कराया किसी नॉन रेसिडेंट को। टीडीएस जो है आपने कब जमा कराया है? टीडीएस आपने थर्ड जून 2025 को जमा कराया है। कोई दिक्कत नहीं है, आरओई की ड्यू डेट तक जमा करा दे तो अब बेसिकली आपको जो है अलाउ कर दिया जाता है। तो ये 5 लाख का डिसलाउंस नहीं होगा, 5 लाख 100% डिसलाउ नहीं होगा। आपने बुक्स में जो है ग्रेचुटी प्रोवाइड कर रखी है, ग्रेचुटी का अमाउंट प्रोवाइड कर रखा है कितने का? 6 लाख का। एक्चुअल में कितनी पे करनी है आपको? 1.5 पे करनी है। तो आपने बुक्स में जो है ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन अलाउ नहीं होता। तो बेसिकली क्या होगा? 6 लाख माइनस 1.5 कितना हो गया? 4.5 जो है आपका एड बैक कर दिया जाएगा। तो 4.5 हमने क्या करा? ग्रेचुटी का अमाउंट एड बैक कर दिया, राइट। तो ग्रेचुटी जो आप एक्चुअल में पे करते हो वो अलाउ कर दी जाती है, ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाता। अब देखो क्या दे रखा है आपको, जो है इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 आर रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड। बेसिकली ये जो आपका इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला है आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 1,20,000 मैंने जो है कहाँ लेस करा? बुक पीजीपी में से लेस करा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है 1,20,000 दिखा दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, आपने जो है 2 सेपरेट पेमेंट करा है 18,000 का एंड 15,000 का इन कैश ऑन 1 फरवरी 2025 टू अल्ताफ। तो आपने जो है एक दिन में 2 बार पेमेंट करा है एक ही पर्सन को, एक दिन में 2 बार पेमेंट करा है एक ही पर्सन को, दोनों बार जो है कैश में पेमेंट करा है 18,000 का 15,000 का। क्या होगा? 40 में डिसला हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अगर आप करंट एक दिन में क्या करते हो, एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो पूरा का पूरा डिसला हो जाता है। तो आपने कितना पेमेंट करा है? 18 और 15, कितना हो जाएगा? डिसला हो जाएगा ये तो। 2 separate payments of 18,000 and 15,000 made in cash on 1st February 2025 to Altaf, a hairdresser, against his bills for the services rendered in January 2025। तो ये 18 और 15 तो पूरा डिसला हो गया। एंड 2 पेमेंट्स ऑफ 19,000 एंड 10,000 मेड इन कैश ऑन 1st फरवरी एंड 2nd फरवरी। तो आपने बेसिकली 1st फरवरी को 19,000 का पेमेंट करा है कैश में, 1st फरवरी को 19,000 का पेमेंट करा है कैश में, और क्या करा है? 2nd फरवरी को 10,000 का पेमेंट करा है कैश में। तो 10,000 तो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन जो 19,000 है ये अलाउ नहीं करा जाएगा। किसको पेमेंट करा है? प्रीतम को पेमेंट करा है एंड असिस्टेंट कैमरामैन फॉर द बिल सर्विसेज फॉर द अगेंस्ट द बिल फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन जनवरी 2025। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हो, एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर देते हो तो वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो कितना डिसअलाउ हो जाएगा? 18 प्लस 15 प्लस कितना हो गया? 19, कितना हो गया? 52। 18 15 प्लस 19 कितना हो गया? 52। ये 10,000 तो अलाउड है ना, ये 10,000 तो अलाउड है क्योंकि आपने 2nd फरवरी को 10,000 का पेमेंट करा है किसको? प्रियम को। 10,000 तक है, अलाउड है। 50,000 52,000 ने क्या करा? 52,000 हमने जो है बेसिकली एड बैक कर दिया। सारे पॉइंट्स हो गए अपने सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखो 10 लाख में मैंने क्या करा? 10 लाख में 10 लाख में मैंने जो है ये सारे एडजस्टमेंट्स करे। मेरा आंसर कितना निकल के आया? 53,02,000। इसमें से मैंने 1,20,000 को हटा दिया, कितना आ गया? 51,82,000। पहले 6 लाख में 90% कितना हो गया? 5,40,000। बाकी बैलेंस पे 60% कितना हो गया? 27,49,200। तो मैं कितना पे कर सकता हूँ मैक्सिमम? 32,89,200। मैंने एक्चुअल में कितना पे कर रखा है? 30 लाख। मैंने एक्चुअल में कितना पे कर रखा है? 30 लाख। देखो ये ना 30 लाख का रेमिनेशन, 5 लाख की रॉयल्टी। एक्चुअल में कितना पे कर रखा है? 35 लाख। तो विचर इज लोअर मुझे क्या करा जाएगा? विचर इज लोअर मुझे अलाउ होगा। तो 32 और फिर 35 में से विचर इज लोअर कितना अलाउ कर दिया जाएगा? 32। तो 51,82 में से मैंने 32,89,200 लेस करा, तो मेरा जो है बिजनेस पीजीपी से इनकम कितना निकल के आया? 18,92,800। मैंने आईएफओएस की इनकम ऐड करी तो मेरी जीटीआई कितनी हो गई? मेरी जीटीआई होगी 20,12,800। तो मेरी टोटल इनकम भी कितनी निकल के आएगी? ये टोटल इनकम भी निकल के आएगी 20,12,800। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको पता है ना? बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन पता है ना आपको? अमेंडमेंट आया था कि भाई पहला जो 6 लाख है उस पर क्या होगा? पहला जो 6 लाख है और इन केस ऑफ लॉस, पहला 6 लाख और इन केस ऑफ लॉस क्या होगा? 90% और 3 लाख विचर इज हायर, 90% और 3 लाख विचर इज हायर, और बाकी बैलेंस पे 60% आपको क्या करना पड़ता है? बाकी बैलेंस पे 60% आप जो है बुक प्रॉफिट की क्या निकालोगे? बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके रेमुनेशन अलाउेबल निकाल दोगे। ऑलराइट, तो अपने जो है फर्म के सारे क्वेश्चन हो गए, फर्म के जो है सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो जब अपन पीजीपी कर रहे थे तो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन छुड़ाए थे और ये कहा था कि भाई टैक्सेशन ऑफ फर्म के साथ कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। आपके क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर होगा आपका 25, ठीक है ना? देखो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा ये तो टीडीएस वाला है, इस पे आ जाओ, पेज नंबर 26 पे आ जाओ। पेज नंबर 26 टैक्सेशन ऑफ फर्म मैंने लिखा रखा था, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। भाई करंट ईयर में बुक प्रॉफिट है 10 लाख का, करंट ईयर में बुक प्रॉफिट है 10 लाख का। ये कह रहा है कि भाई कितनी रेमुनेशन आपको अलाउ करी जाएगी? तो 6 लाख का 90%, 6 लाख का 90% जो 3 लाख का कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो 10 लाख में से 6 लाख मैंने ऊपर ले लिए, बाकी बैलेंस नीचे आ गया। तो अलाउेबल कितना होगा? 7,20,000। आपने पे कितना कर रखा है? आपने पे कर रखा है 7,50,000। तो बेसिकली 30,000 जो एक्सेस आपने पे कर रखा है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, डन। तो आपका बुक प्रॉफिट था 10 लाख, आपने एक्चुअल में पे कितना करा है? आपका बुक प्रॉफिट था 10 लाख, आपने एक्चुअल में पे कर रखा है 7,50,000, लेकिन पे कितना कर सकते हो आप मैक्सिमम? 7,20,000 का। तो एक्सेस 30,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने बोला था कि भाई टैक्सेशन ऑफ फर्म के साथ करेंगे। राव एंड जेन पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स। कितना प्रॉफिट है? 7 लाख का प्रॉफिट है। 7 लाख का प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अपन ने ये वाले आइटम्स का डिडक्शन नहीं लिया है। तो 7 लाख का मैंने प्रॉफिट उठा लिया, 7 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया, ये 7 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया।
सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू द 2 वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कोई दिक्कत नहीं, अपन पहले बुक प्रॉफिट निकालेंगे। पहले तो अपन को बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,50,000, तो डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। तो 5 लाख का 12% अलाउ करा जाएगा आपको। 5 लाख का 12% अलाउ करा जाएगा। तो 5 लाख का 12% कितना हो गया, 60,000। बेसिकली 7 लाख में से मैंने क्या करा, 2,10,000 लेस करा, तो आपका बुक प्रॉफिट कितना निकल के आया, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 4,90,000 का। तो सबसे पहले इसने पूछा था बुक प्रॉफिट निकालो, तो मैंने बुक प्रॉफिट निकाल दिया कितने का, 4,90,000 का। अभी क्या बोला है कि भाई कितनी सैलरी अलाउ करी जाएगी। आपने एक्चुअल में कितनी पे कर रखी है, एक्चुअल में पे कर रखी है 20,000 इंटू 2 इंटू 12। आपने जो है एक्चुअल में कितनी पे कर रखी है, 20,000 इंटू 20,000 इंटू 2 इंटू 12, 4,80,000। अलाउ कितनी होगी, पहले 6 लाख का 60%, सॉरी पहले 6 लाख का 90%। तो 4,90,000 का कितना हो जाएगा, 4,90,000 का बेसिकली 90%। तो देखो ये रहा 4,90,000 का अगर आप 90% करोगे तो कितना निकल के आएगा, 4,41,000। 4,41,000 क्या निकल के आएगा आपका, 4,41,000 जो है बेसिकली 4,41,000 आपका जो है अलाउेबल निकल के आएगा। आपने पे कितना कर रखा है, आपने पे कर रखा है 4,80,000 का। तो बेसिकली अलाउ कितना होगा, 4,41,000 अलाउ होगा। तो अलाउेबल वर्किंग सैलरी कितनी होगी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 3,84,000 नहीं आएगा इधर, 4,41,000 आएगा। ठीक है, डन। तो आपने बुक प्रॉफिट निकाल दिया, आपने जो है बुक प्रॉफिट निकाल दिया, बुक प्रॉफिट आपने जो है निकाल दिया। उसके बाद आपने ये निकाल दिया कि भाई आपका जो है बेसिकली अलाउ कितना होगा। तो देखो ये रहा प्रोविजन, ये रहा ना, ऑन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% विच एवर इज हायर, और बाकी बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। अपना टैक्सेशन ऑफ फॉर्म पूरा हो गया, टैक्सेशन ऑफ फॉर्म पूरा हो गया। इसको अपने बुक्स में करेक्ट कर लेना। अगर ये 3,84,000 दिख रहा है आपकी बुक्स में, तो इसको जो है करेक्ट करके 4,41 कर देना। ओके ऑलराइट, तो अपना टैक्सेशन ऑफ फॉर्म के सारे क्वेश्चन हो गए।